वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि फर्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने सीरीज शुरू की थी और इसका पहला पार्ट था फूड आइटम्स, जो मैं पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। इसमें हमने देखा कि फूड आइटम्स जो हैं आखिर इनके अंदर है क्या जिसको डाइजेशन करनी है, व्हाट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। सो अगर हमें उसकी नॉलेज होगी तभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये मैंने ऑलरेडी कवर मैं कर चुका हूँ। फूड आइटम्स फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड पॉइंट इज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक। इसके अंदर जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हमने समझना है और उनके अंदर जो है डाइजेशन चल रही है, यानी जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया, वो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाउ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल लगभग 7.25 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, अब पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, बट दिस इज द एवरेज लेंथ 7.2 मीटर लॉन्ग। अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को अब एक समझने का मेरा बड़ा ही तरीका है, क्योंकि ये यूनिक वे है मेरा टीचिंग का। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और कभी भी वो भूलेगी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे और एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएट है वो भी यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले एक फ्लो चार्ट जैसा बना लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें सेट बैठ जाएं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, तो बच्चे हमें हमेशा कहते हैं जी माउथ स्टार्ट हो रहा है। तो माउथ से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेस बिटवीन द टीथ एंड द लिप्स। हमारे लिप्स और टीथ के बीच की जो स्पेस है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये है पहला स्टार्टिंग पॉइंट, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, थूक, हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है, ये सलाइवा वेस्टिब्यूल कैविटी के अंदर ही गिरता है। सभी ग्लैंड तो नहीं गिराते, बट जो हमारे मेजर ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड वाली, यहाँ पे प्रेजेंट है। कभी नोट किया होगा कि जो हमारी थूक है ये इस साइड से बनती है, साइडों से, है ना। तो ये वेस्टिब्यूल कैविटी के अंदर गिरती है। तो ये वही कैविटी है, ये वाली जो हम ऐसे से टंग घुमाते हैं, यानी टीथ और लिप्स के बीच की जगह, ठीक है ना। जो मसाला वगैरह लगाते हैं उनको वो पता ही होगा, जो है ना, कुछ लोग नेवला वगैरह और चैनी खैनी पता नहीं क्या क्या चढ़ा देते हैं इधर, वो वेस्टिब्यूल में डालते हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है अच्छे से याद रहेगा। तो वेस्टिब्यूल के बाद आ जाता है माउथ, मुंह आ गया। अब यहाँ पर जिस जिस पार्ट के साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं मैं उनको रेड कलर में लिखूंगा ताकि वो उसके साथ एसोसिएशन बनता रहे। अब माउथ के साथ कौन कौन एसोसिएट है? तो माउथ के साथ एसोसिएट है टीथ, हमारे दांत, देन सैलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, टंग, हमारी जुबान। ये तीन चीजें हमारे माउथ के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर? चलते हैं आगे। माउथ के बाद आ गया फेरेंक्स, यानी गला, थ्रोट, जिसको हम थ्रोट कहते हैं, जिससे हम खाना निगलते हैं। तो ये फेरेंक्स। फेरेंक्स की खास बात क्या है? फेरेंक्स वो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का कि फेरेंक्स तक ही हमें अपने खाने पे कंट्रोल रहता है। अगर मैं कोई चीज चबा रहा हूँ और उसको मैं फेरेंक्स तक ले जाऊं, एक बार वो फेरेंक्स में घुस गई फिर मैं उसको वापस नहीं ला सकता। सबको पता है, करके ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कर लें तो वो चीज गई फिर वापस नहीं आएगी। तो हमारा जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो फेरेंक्स तक होता है। एक बार चीज फेरेंक्स में घुस गई, फेरेंक्स से पहले पहले वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो फेरेंक्स क्या है? हमारा थ्रोट। अब फेरेंक्स के साथ कुछ पार्ट हैं जो फेरेंक्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि फेरेंक्स सिर्फ मुंह से ही हम थ्रोट तक नहीं पहुंच सकते भाई, नाक से भी पहुंचते हैं। कभी ठंडी ठंडी सांसें लो तो ठंडक जो है वो गले में लगती है, कभी मिंट मिंट खा के ऐसे करो तो ठंडी ठंडी सांसें जो होती हैं वो गले को टच करती हैं, है ना। तो फेरेंक्स के साथ कौन कौन एसोसिएट है? फेरेंक्स के साथ एसोसिएट है हमारा नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स हो गया नाक से जो टच हो रहा है। देन ओरोफेरेंक्स,
ओरोफेरेंक्स यानी मुंह वाला फेरेंक्स, और तीसरा आ गया लरिंजोफेरेंक्स। लरेंजो मीन्स वॉइस बॉक्स, क्योंकि हमारा जो थ्रोट है, हमारे गले में हमारा वॉइस बॉक्स भी है। मैं वो पूरा क्लियर करूंगा वो कहाँ पे आता है वॉइस बॉक्स। तो ये कभी देखा होगा, ठंडा पानी ज्यादा पी लें तो क्या होता है, गला बैठ जाता है ना, हमारी आवाज भारी हो जाती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स हमारे गले में ही है। तो क्या खाना है, कैसा खाना है, वो भी हमने ध्यान रखना है कि हमारे वॉइस बॉक्स पे उसका असर नहीं पड़े। ये तीन चीजें हैं फेरेंक्स में एसोसिएट। अब ये जो हमारा नोज है, ये नॉस्ट्रिल है। वैसे ये मैं रेस्पिरेशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। ये जो नोज है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं इनको, ये छेद को। लेकिन यही छेद अंदर जाके हमारे फिर नेजोफेरेंक्स में खुलते हैं, उनको इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्लियर? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो ये तीन पार्ट आगे फेरेंक्स का एसोसिएट। फेरेंक्स का क्या है, फेरेंक्स थ्रोट है, जहां तक हम खाना निगलते हैं, इसके बाद हमारा कंट्रोल खत्म, खाना सीधा फूड पाइप में चला जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द फूड पाइप। फूड पाइप जिसका दूसरा नाम है ईसोफेगस, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, और ईसोफेगस। तो फूड पाइप क्या करती है, इट कनेक्ट द माउथ, इट कनेक्ट द फेरेंक्स विद द स्टोमक। तो स्टोमक यानी हमारा जो मैदा है, स्टोमक के और फेरेंक्स के बीच का जो कनेक्शन है वो ये है ईसोफेगस। ठीक है, बड़ी डेलिकेट सी ट्यूब होती है। ईसोफेगस के बारे में मैं खास बात बताता हूँ। कभी कभी हमने देखा होगा कि जब भी कभी किसी को वॉमिटिंग आती है, तो वो जो वॉमिट करता है, तो वो जो खट्टा जैसा पानी बाहर आता है, तो वो वॉमिटिंग करने के बाद बड़ी इरिटेशन जैसी होती है, मन खराब रहता है, ऐसे कुछ कड़वा कड़वा यहाँ पे फील होता रहता है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो अब हम वॉमिटिंग करते हैं, तो वॉमिटिंग में है क्या, वॉमिटिंग में है हमारे स्टोमक का कंटेंट, यानी हमारे मैदे का कंटेंट। और स्टोमक में क्या है, एसिड। जब वो एसिड हमारे ईसोफेगस को टच होता है, तो ये बड़ी डेलिकेट ट्यूब है बेचारी, क्योंकि इसके पास ना कोई ग्लैंड है, कुछ कुछ ये डाइजेशन में कोई हेल्प वेल्प नहीं कर रही, ये सिर्फ कनेक्शन है। लेकिन जो एसिड स्टोमक बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि स्टोमक की वॉल ही ऐसी है, दीवार, वो एसिड को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जब इसको टच हो जाती है तो हमें वो इरिटेशन जैसा लगी रहती है, गले से लेकर के पूरी। तो इसलिए कुछ लोग जो बार बार वॉमिटिंग करना पसंद करते हैं, अब वॉमिटिंग करना पसंद, मेरे कहने का डॉक्टर मिलेगा, गैस्ट्रो है, स्टोमक का, थ्रोट का, ईएनटी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लेकिन ईसोफेगस का डॉक्टर नहीं मिलने वाला है। ईसोफेगस बिगड़ गई तो ये बहुत भी डेंजरस कंडीशंस में चली जाती है। तो इसलिए ईसोफेगस का कैंसर भी काफी लोगों को हो जाता है। तो अवॉइड करें ईसोफेगस को डिस्टर्ब करना। क्लियर? तो ये हमारी फूड पाइप है। चलते हैं नेक्स्ट। फूड पाइप से नेक्स्ट गए तो नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा स्टोमक। ठीक है, स्टोमक हमारा जे शेप स्ट्रक्चर होता है। मैं डायग्राम की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोमक की बात करेंगे तो स्टोमक के तीन पार्ट्स हैं। नंबर 1 कार्डियक स्टोमक, फंडिक स्टोमक, FUNDIC, फंडिक स्टोमक, और थर्ड पाइलोरिक स्टोमक। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइलोरिक स्टोमक। पाइलोरिक स्टोमक। क्लियर? कार्डियक स्टोमक, फंडिक स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक, ये स्टोमक के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा कर लूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मेरी डायग्राम पे हंसना नहीं प्लीज, हाँ, क्योंकि हंस दोगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा। मेरी डायग्राम कभी कभी बड़ी वो बन जाती है, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग विडिटिंग कम ही करता हूँ, बस जो है वो सामने सामने कंटेंट जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक रिदम बना रहे। तो अगर हम ऐसे थोड़ा सा इस ये देखें, तो यहाँ से फूड पाइप स्टार्ट होती है। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो ये बीच में हमारी एक बोन आ जाती है, जिसको हम पैलेट कहते हैं। वैसे पैलेट का नाम मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था, माउथ में पैलेट भी आ रहा है, ये मैं बोलना भूल गया। पैलेट तो माउथ में 4 पार्ट हो गए, ये पैलेट है। इस पैलेट के ऊपर जो ट्यूब जा रही है, इस पैलेट के जो ऊपर का रास्ता है वो नाक वाला है, नोज, और जो पैलेट के नीचे वाला रास्ता है वो माउथ वाला रास्ता है। ठीक है, तो ये पैलेट जाके फिर यहाँ पे लटकने शुरू हो जाती है।
पायलट का आखिरी हिस्सा जो है वो नीचे लटक रहा होता है, तो तुम्हें पता ही है जो गले में वो जो लटक रहा होता है, मुंह खोल के देखते हैं ना, वो कार्टून्स वगैरह में चलाते हैं तो वो लटक रहा होता है, तो वो ये है जिसको हम यूव्यूला कहते हैं, यूव्यूला। ओके, तो ये फिर इस तरह से ये ऐसे नीचे चला गया, ये थ्रोट आ गई जिसको हमने फेरेंक्स बोला। अब ये माउथ है और ये नॉस्ट्रिल, तो ये ऊपर हमारी जो ऑक्सीजन यहाँ से हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये माउथ से, तो देखो दोनों का रास्ता एक ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया नेजोफेरेंक्स, ये ओरोफेरेंक्स, और ये आ गया लेरिंजो वॉइस बॉक्स वाला। अब माउथ से आगे, अब ये देखो, ये यूव्यूला है, यूव्यूला क्या करता है, ये जब हम कोई चीज निगलते हैं, भाई जब हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना फूड पाइप में जाना चाहिए। खाना फूड पाइप के अलावा खाने के पास 3 रास्ते और हैं जाने के। एक रास्ता है कि खाना यहाँ से आया और वो वापस चला जाए, नाक के थ्रू बाहर भी आ सकता है, देखो सामने रास्ता खुला हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है कि यहीं पे एक और ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक और ट्यूब का मुंह है, यानी वो है विंड पाइप, इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ये इसका भी शुरुआत यहीं से हो जाती है। भाई ये देखो, अपने इसके गले को टच करके देखो, यहाँ पे हार्ड जैसी ऐसे रिंग्स रिंग्स बनी है। कुछ बच्चे इसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप नहीं है, विंड पाइप है। फूड पाइप इसके पीछे है, जैसे मेरे डायग्राम में दिख रही है, सामने विंड पाइप और इसके पीछे फूड पाइप, ये है फूड पाइप। तो अब खाना देखो, विंड पाइप का मुंह भी सामने ही है खुला हुआ, ठीक है, तो खाना विंड पाइप के मुंह को ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस। खैर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो खाना जो है वो इसमें भी घुस सकता है, विंड पाइप में भी घुस सकता है। तो खाने को 3 रास्ते हैं, या तो फूड पाइप में जाए या विंड पाइप में, या तो कहीं खाना फूड पाइप में ही जाना चाहिए। अगर नाक के रास्ते बाहर आता है वो भी खतरा है, डेंजरस है। फूड पाइप में जाता तो हमारी डेथ भी हो सकती है, सांस बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब होता क्या है, एक खाना नाक के रास्ते बाहर ना आए उसको कौन रोकेगा, यूव्यूला, ये जो लटक रहा है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, जो लटक रहा है, ऐसा हम खाने को निगलेंगे ये ऊपर चला जाएगा, यानी खाना नाक से बाहर ना आए। और जो अब रहेगी विंड पाइप, विंड पाइप जो है उसके मुंह के ऊपर एक फ्लैप लगा हुआ है इस तरह से, ऐसे ढक्कन, जैसे होता है ना कोई डब्बा उसके मुंह पे ढक्कन लगा हुआ है, ऐसे ढक्कन। अब ढक्कन पे कोई भारी चीज डालो, ढक्कन बंद, तो खाना इसके अंदर भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको ये जो ऊपर फ्लैप लगा है ढक्कन, ये इसको ये फ्यूला के मुंह को बंद करके रखता है जब हम निगलते हैं। लेकिन जब हमें बातें करनी है तो इसमें हवा पास होनी चाहिए, तो ये खुला रहता है। इसलिए जब खाना खाते हैं तो हमारे बड़े क्या कहते हैं कि भाई बातें नहीं करनी चाहिए, रीजन यही है, साइंटिफिक है कि खाना खाते बातें करोगे, क्योंकि बातें करनी है तो जो ये लिड है इसको खुला खुला रहना है, नहीं तो बात नहीं होगी। खाना खाना है तो बंद करना है, तो हम इधर से खाना भी खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो अचानक से हमें क्या हो जाता है, खाना फंसने का डर हो जाता है। कई बार लोगों को डेथ भी हो जाती है, खाना फंस गया जी, छोटा मोटा फंसेगा, चलो छींक आएगी, आंसू वांसू आएंगे, बाहर आ जाएगा। तो प्लीज ये चीजों की अगर में नॉलेज होगी तो मुझे लगता है ये अच्छे, ये कभी भूलेंगे नहीं बातें। हाँ, अब नेक्स्ट फूड पाइप, ये समझ आ गया। अब ये ढक्कन बंद हो गए, तो इस ढक्कन का क्या नाम है, एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस को बंद करने वाली एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया। अब खाने के पास, अब जो खाना है हमारा जो खाया हुआ उसके पास एक ही रास्ता, वो है फूड पाइप, तो यहाँ से खाना अपने रास्ते निकल जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब हम फूड पाइप के बाद आगे थे स्टोमक पर, तो इस तरह से है स्टोमक, ये स्टोमक को जे शेप कहते हैं, देखो ये जे जैसा दिख रहा है, स्टोमक इज कॉल्ड जे शेप स्ट्रक्चर। स्टोमक, जो स्टोमक की एकदम, स्टोमक जो आ रहा है फूड पाइप के बाद वाला रीजन, ये वाला, इसको कार्डियक स्टोमक कहते हैं। कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट, असली में हार्ट इसके पास है। बाकी ऑर्गन्स को कंपेयर करें तो हार्ट यहाँ पर, मतलब इस एरिया के पास हार्ट पाया जाता है, तो इसको कार्डियक स्टोमक कहते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ स्टोमक है, दिस इज फंडिक, इसको फंडिक स्टोमक कहते हैं। और जो नीचे लास्ट पार्ट है, नीचे बैठा हुआ, इसको पाइलोरिक स्टोमक कहते हैं। है ना, कितने अच्छे से हमने ये समझ लिया। अब नीट में क्वेश्चन आता है, देखो जितना ज्यादा गहराई से समझोगे उतना, ये जो कोई भी बायोलॉजी में कोई भी वर्ल्ड लेवल का एग्जाम भी आ जाए चुटकी में सॉल्व हो जाता है, सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि हमने पढ़ा क्या। क्वेश्चन आया था कि स्टोमक के अंदर विच पार्ट ऑफ द स्टोमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
स्टोमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है खाने को पचाते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधा सीधा आंसर था पेलोरिक स्टोमक। सामने दिख रहा है भाई, पेलोरिक स्टोमक नीचे है। अब कोई खाना खाएगा तो खाने के जो गोले गिरेंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना, हवा में थोड़ी उड़ेंगे। तो नेचुरली वो नीचे ही होगा, है ना। तो दिमाग लगाना है, कुछ रट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा फूड पड़ा हुआ है, तो पेलोरिक स्टोमक में पड़ा है। जो परफंडिक है, यहाँ पे गैस बनती है, यानी जब खाना नीचे गिरता है तो उसकी हवा ऊपर जाती है। जो हम बर्प करते हैं यानी डकार मारते हैं, वो फंडिक स्टोमक से निकली हुई जो हवा है वो ऊपर चढ़ के हमारे मुंह से बाहर आती है। क्लियर। अगर कोई खाने को ज्यादा खा ले, खाना उतना ही खाया जाता है, हमारा स्टोमक इलास्टिक है, खाना ज्यादा खा लिया तो देखो स्टोमक भरने लगा। जब भरने लगा तो वो इफेक्ट पड़ता है कार्डिक स्टोमक पर। कार्डिक स्टोमक में पड़ता है तो हार्ट को भी थोड़ी सी दबाव पड़ती है, तो इससे क्या होता है, पसीना आ जाता है। खाना ज्यादा खा लिया, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। तो वो कार्डिक स्टोमक तक नहीं पहुंचना चाहिए, उतना ही खाना खाओ जितना हमारी बॉडी रिलैक्स में रहे। क्लियर नाउ। तो आई होप यहाँ से स्टोमक के 3 हिस्से समझ आ गए हो। अब जो पाइलोरिक स्टोमक है, इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रिक्शन बनाई है, मतलब ये पाइप थोड़ी सी टाइट हो गई है, तो यहाँ पे वेल्व रहता है। वेल्व, वेल्व किसको कहते हैं? एनीथिंग विच अलो द मूवमेंट इन वन साइड ओनली, जो सिर्फ एक तरफी अलो करे ट्रैफिक को, उसको वेल्व कहते हैं। अगर खाना एक बार इधर चला गया फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो ये जो वेल्व है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक वेल्व। पाइलोरिक वेल्व, ये खाने को क्या करता है, रोक लेता है, वापस नहीं आने देता है। क्लियर। ये खाना चला गया। अब यहाँ तक ये स्टोमक के 3 हिस्से हमारे समझ आ गए। अब हम चलते हैं आगे, तो अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं, फ्लो चार्ट। तो स्टोमक हो गया, स्टोमक के बाद क्या आया? स्टोमक के बाद है हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ये जो अभी मैंने बताया स्टोमक के बाद ये जो यू शेप ट्यूब बनी, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ये स्टोमक के बाद जो बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर कर देते हैं। तो ये ईसोफेगस, ये स्टोमक, ये यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड ड्यूडेनम। फिर ड्यूडेनम आगे जाके ये और हो जाती है, ये ड्यूडेनम देखो, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर जाके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है। तो ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन। डायग्राम आप लोग किसी भी बुक से देख सकते हैं, ये तो जस्ट मैं रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ गई, तो ये बन गया। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो ये है, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। मैं एक बार ये डायग्राम के थ्रू समझा लूँ। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो लेंथी है, लंबा है, दैट इज कॉल्ड इलियम। सॉरी, दूसरे पार्ट का नाम है जेजिनम। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है जेजिनम, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड इलियम। अब इलियम जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट से कनेक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड सीकम। और सीकम के आगे जो चोंच जैसी निकली है ये अपेंडिक्स है, जो एक नॉन फंक्शनल पार्ट है ह्यूमन बॉडी में। इस पे भी बहस करेंगे भी थोड़ी सी, अपेंडिक्स। फिर सीकम के साथ जुड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन। सीकम के बाद सबसे लंबा पार्ट आ गया लार्ज इंटेस्टाइन का, जो यहाँ से ये जो शुरू हो रहा है यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड कोलॉन, सबसे लंबा पार्ट। फिर कोलॉन के बाद लास्ट में ये जो थोड़ा सा एरिया आ गया, दिस इज कॉल्ड रेक्टम, जिसमें फीकल मैटर स्टोर होता है भाई, हमारी पॉटी जिसमें स्टोर होती है। फिर लास्ट में यहाँ से वो बाहर आ जाती है जब हमारी मर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एनस। छोटे बच्चों में खुद ही निकल जाती है, क्योंकि एनस के जो मसल हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 टाइप के मसल होते हैं, इंटरनल मसल और एक्सटर्नल, इनको स्फिंक्टर कहते हैं। कोई भी ऐसा मसल जो जो जगह को रोक के रखे, यानी वो रास्ते को बंद कर रहा है, उसको स्फिंक्टर कहते हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, इस पे हमारा कोई काबू नहीं, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, इस पे हमारा काबू है, और उससे हम फीकल मैटर को कब रिलीज करना है वो हमारे हाथ में है। क्लियर।
ज़्यादा आ जाए तो वो दूसरा मसला है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब पीछे चलेंगे अपनी फ्लो चार्ट की तरफ। तो ड्यूडेनम के बाद क्या आ गया? ड्यूडेनम के बाद आ गया जेजिनम। जेजिनम के बाद आ गया इलियम। इलियम के बाद आ गया सीकम। सीकम के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स थे। अब क्या, स्टोमक ने तो हमने देख लिया। स्टोमक के साथ स्टोमक के 3 हिस्से देख लिए, जिसमें पाइलोरी स्टोमक में क्या थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टोमक की मेन चीज क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ड्यूडेनम के साथ क्या एसोसिएट है? ड्यूडेनम के साथ 3 चीजें एसोसिएट है, बिल्कुल ध्यान देना इधर। नंबर 1 चीज एसोसिएट है लीवर। लीवर जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, एसोसिएटेड विद ड्यूडेनम। और कौन जुड़ा हुआ ड्यूडेनम के साथ? पैनक्रियाज। और तीसरा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, बिकॉज ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्लियर? लीवर जुड़ा है, पैनक्रियाज जुड़े हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जुड़े हैं। आगे चलते हैं जेजुनम की तरफ। जेजुनम के साथ कौन जुड़ा? ओनली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओनली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इलियम के साथ कौन जुड़ा? कोई नहीं जुड़ा। इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो खा लिया वो उसको बॉडी में पहुंचना है, एब्जॉर्ब करना है, वो बात करेंगे उस पर। इलियम के पास सीकम है, एब्जॉर्प्शन है, रेक्टम स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, और एनस से बाहर। तो ये एक ओवरव्यू था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब मैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस ओवरव्यू में छूट गई, खास बातें वो कर लूँ। अगर ओवरव्यू समझ आ गया, मैंने यहाँ पे हर चीज़ का नाम ले लिया, अब उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, उस पर हम थोड़ा सा आ जाएं ताकि हमारा ये टॉपिक फुल फ्लेज्ड खत्म हो जाए, ठीक है। तो डिस्कस क्या करना है? सबसे पहले बात हुई थी माउथ की। माउथ में हमारे पास हमने नंबर 1 क्या देखा भाई? माउथ में टीथ हैं, दांत। दांतों का क्या फंक्शन है? सबको पता है, चबाने का काम है। हमारे जो नीट में चीज पूछी जाती है, हमारे कौन से दांत हैं भाई? हमारे जो दांत हैं, हमारे दांत हैं हेटेरोडोंट, क्योंकि एक किस्म के नहीं है। हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब एक किस्म के दांत नहीं है, हमारे 4 किस्म के दांत हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो सामने वाले आगे, ये खरगोश वाले, काटने वाले। कैनाइन आगे ये जो शेर और मतलब जो कार्निवोर्स होते हैं, शेर, बिल्ली, कैट, इनके बड़े बड़े होते हैं। या वेम्पायर डायरी देखी होगी, वेम्पायर्स के बड़े बड़े होते हैं, खून चूसते हैं। प्री मोलर और मोलर को हम दाढ़ कहते हैं, जो दाढ़ें हमारी, ये जो लास्ट वाले चबाने वाले, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोडोंट। क्लियर हो गया? अब ये कितने कितने हैं अगर हम गिनती करेंगे, तो हमारे टोटल दांत ह्यूमन में 32 होते हैं, एक मैच्योर एडल्ट में। अब इंसीजर उस 32 में कितने हमारे पास? 4 इंसीजर हैं, या मतलब अपर हाफ की बात कर रहा हूँ, ऊपर के दांत, नीचे के ऊपर के सेम ही होंगे। ऊपर 4 इंसीजर हैं, 2 कैनाइन है, और 2 और 2 4 प्री मोलर हैं। तो कितने हो गए? 4 और 4 8, 2 10, और 6 मोलर हैं। क्लियर? तो इस तरह से अब हमारे दांत हेटेरोडोंट। सेकंड थिंग आती है, हमारे दांत जो हैं लाइफ में 2 बार आते हैं। एक कहते हैं ना दूध के दांत हैं, बचपन में जो आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे? डाईफायोडोंट। 2 बार आ रहे हैं, डाईफायोडोंट। 2 बार हमारे दांत आए जी, डाईफायो। तीसरी कंडीशन, हमारे दांत जो हैं, जब दांत निकल जाए तो नीचे हड्डी में खड्डा रह जाता है, सॉकेट। सॉकेट जैसे घर पे हमारे सॉकेट नहीं होता, उसमें प्लग लगाते हैं हम, तो खड्डे के अंदर प्लग घुस रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे सॉकेट रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें खड्डा नहीं है, जैसे रेप्टाइल, सांप, मगरमच्छ वगैरह। मगरमच्छ में शायद होते हैं, जो ये रेप्टाइल्स वगैरह हो गए। बाकी सांप, छिपकली वगैरह, इनमें क्या होता है कि इनमें दांत जो होते हैं वो हड्डी से ही बाहर निकले होते हैं, ठीक है। इनमें खड्डे नहीं होते। लेकिन जो एनिमल्स हैं, यानी हम हैं और मैमल्स हैं, इनमें कंडीशन होती है दांत खड्डों में लगे हुए हैं, सॉकेट्स में लगे हैं। थीकोडोंट कंडीशन है, ठीक है। ये बात होगी, जल्दी से कर लेते हैं। टीथ में आता है डेंटल फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
डेंटल फार्मूला का मतलब कितने दांत है हमारे भाई, तो डेंटल फार्मूला में सिर्फ हमारे ऊपर और नीचे दांत सेम है। अगर ध्यान से देखें तो ऊपर में भी इस हाफ के और इस हाफ के जो है वो एक दूसरे की इमेज है, सेम है यानी। तो हम डेंटल फार्मूला में एक हाफ लेते हैं सिर्फ। तो ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि हमारे दो टाइप के दांत हैं तो मिल्क टीथ का भी डेंटल फार्मूला बनेगा और परमानेंट टीथ का भी बनेगा। तो मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला कितना आएगा, 2102 बाई 2102। देख लो, एक हाफ गिना मैंने, ऊपर दो इंसिजन, वन कैनाइन, प्री मोलर है ही नहीं, मोलर दो, सेम नीचे भी कहानी, एक साइड की, एक साइड के नीचे, एक साइड के नीचे, ठीक है। परमानेंट में क्या आएगा, 2123 बाई 2123, ये आ गया परमानेंट डेंटल फार्मूला। क्लियर। किसी डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, दांत का इलाज विलाज किया तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन जो तुम्हें देता है उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐसे लिख देगा, ऐसे प्लस डालेगा तो यहाँ पे नंबर 3 लिखेगा, इधर अपना साइन करेगा और खत्म। इसका मतलब क्या है, डेंटल फार्मूला की समझ होगी तो डॉक्टर की इस प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे चुटकी मार के समझ लोगे। ये प्रिस्क्रिप्शन में वो तुम्हारे मुंह का मैप बना रहा है। तो ये जो ऊपर के दो हाफ हैं, ये देखो, ये लेफ्ट हाफ राइट हाफ, फिर ये लोअर लोअर लेफ्ट हाफ लोअर राइट हाफ, तो वो बता रहा है इसका क्या मतलब है 3 लिखने का, कि उसने ये बताया कि लोअर हाफ में राइट साइड में मैंने दांत नंबर 3 को ठीक किया। जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वो देखेगा अच्छा दांत नंबर 3 ठीक किया था, अब नेक्स्ट टाइम बताओ दूसरा कौन सा ठीक करना है। क्लियर। हो सकता है ऊपर की साइड कोई तुम्हारा दांत खराब हो तो उसका नंबर 2 लिख देगा या वट एवर जो भी है। तो 8 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, 1 to 8, क्योंकि हमारे एक हाफ में 8 दांत आते हैं। क्लियर। तो ये डेंटल फार्मूला आता है तो प्रिस्क्रिप्शन को हम आराम से समझ लेंगे जो भी डॉक्टर ने लिखा उसके ऊपर। क्लियर। तो ये पहली चीज थी, माउथ में टीथ की मैंने बात खत्म कर ली। फटाफट दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, दैट इज अवर सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में 3 कैटेगरी के हैं, ठीक है, 3। नंबर 1 पैरोटिड, पैरोटिड लार्जेस्ट हैं, सबसे बड़े पैरोटिड। नंबर 2 सब मैंडिब्यूलर, किसी किसी बुक में इसको सब मैक्सिलरी भी लिखा होता है, एक ही बात है, सब मैंडिबुलर। एंड द थर्ड इज सब लिंगुअल। ठीक है, तो पैरोटिड सबसे बड़ा और ये दोनों उससे छोटे। अब नीट में पूछा जाता है भाई ये जो ग्लैंड होते हैं ना, ग्लैंड हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, मैं अभी उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। वो ग्लैंड जो बहुत ज्यादा सिक्रीशन दे उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो ज्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिख रही है थूक निकल रहा है बहुत ज्यादा, है ना, आंसू निकल रहे हैं, देखो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है। मेमोरी ग्लैंड, माँ बच्चों को दूध पिला रही है, दूध निकल रहा है इतना सारा, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। क्लियर। एक्सोक्राइन ग्लैंड जब भी कुछ निकालता है तो एक डक्ट में निकालता है, यानी एक पाइप में निकालता है, फिर वो पाइप से चीज बाहर रिलीज होती है। इनकी पाइप्स के नाम नीट में पूछे जाते हैं। तो जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड की पाइप का नाम है स्टेंसन्स डक्ट। स्टेंसन ये साइंटिस्ट के नाम से होता है, स्टेंसन डक्ट। सब मैंडिबुलर का नाम है वाटन्स डक्ट, वाटन डक्ट। सब लिंगुअल का डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। क्लियर। ये 3 डक्ट इनके जिससे ये थूक बाहर निकलती है एक दिन में। ये तीनों मिलकर, तीनों ग्लैंड मिलकर इन 1 डे दे प्रोड्यूस 1.5 लीटर सलाइवा पर डे। एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और सलाइवा के अंदर क्या है, एंजाइम है, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। क्लियर। फटाफट आगे चलते हैं। पैलेट, पैलेट क्या है, मैंने क्या बोला था, मुंह की छत, ये ऊपर की, दिस इज पैलेट। पैलेट की खास बात क्या है भाई, पैलेट हमारी फूड पाइप को और जो नाक वाला रास्ता है इनको सेपरेट करती है। ठीक है। पैलेट का 2 पार्ट होते हैं, एक तो सामने वाली, इस पे अपनी टंग फील करो तो इसमें रिजिज होंगी, ये सख्त है, इसको कहते हैं हार्ड पैलेट। और इसके पीछे जो है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट मैंने पहले ही बताया था, सॉफ्ट पैलेट ही क्या करती है, ये लटक जाती है नीचे और किसमें प्रोड्यूस हो जाती है, इस तरह से, ये हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट नीचे जाके ऐसे लटक जाती है। तो ये क्या बन गया, यूव्यूला। यूव्यूला क्या काम है, ये ब्लॉक करता है इंटरनल नॉस्ट्रिल को, यानी खाना नाक से बाहर ना आ जाए। और दूसरा
इसमें हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी हैं, लड़ाई करने वाले, ठीक है। जो कोई भी देखो स्टार्टिंग में कुछ खाएंगे, अगर उसमें कोई गंदगी होगी, इन्फेक्शन होगी, वायरस बैक्टीरिया होगा, ये बूला बॉडी को बता देगा भाई इन्फेक्शन आ गई, आज लड़ो आके, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा लिम्फाइड टिश्यू है, लिम्फाइड टिश्यू, क्लियर। लिम्फाइड टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके अंदर हमारे सोल्जर्स हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे, अभी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पैलेट होगी। अब कुछ बच्चे पैदा होते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, पैलेट में सुराख होते हैं। देखो बीमारी, बच्चा पैदा हुआ पैलेट में छेद है, उसको कहते हैं परफोरेटेड पैलेट, डिजीज का नाम परफोरेटेड। परफोरेशन का मतलब सुराख, परफोरेटेड PALATE पैलेट, क्लियर। तो ये क्यों होता है भाई? माँ के पेट में बच्चा है, माँ ने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी खतरनाक चीजें खा ली, कोई सर दर्द की दवाई खा ली, या कोई कुछ भी पेन किलर वगैरह खा ली, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, एक्सरेज करवा लिए, CT स्कैन करवा लिया, तो बच्चा पेट के अंदर बन रहा है, तो खराबी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब एक डिस्टर्बेंस हो जाती है जेनेटिक डेवलपमेंट में, DNA में। तो दैट विल result in the formation of genetic abnormalities or genetic anomalies, and one of them anomaly is perforated palate, clear. There are many others also. फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। बट टंग को ज्यादा क्या बताऊं, सबको पता ही है, टंग बड़बड़ाती रहती है पूरा दिन। तो ये जो टंग है भाई, ये पूरी मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर। जो भी चीज हिलती है उसमें मसल है, ये बात याद रखना, एक चीज को छोड़ के, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मसल्स टंग मस्कुलर है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, आ जाएगा हमारा, जैसे ये क्लीन करती है टीथ को, क्लीन टीथ पे खाना खाने के बाद करते हैं, ठीक है। देन स्पीच, हमारी जो स्पीच है, हम बातें कर रहे हैं टंग की वजह से कर रहे हैं। तीसरा टेस्ट, टंग की वजह से हमें चीज़ों का टेस्ट आता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इसको फटाफट ऐसे कर लेंगे। अगर ये टंग है तो टंग को ध्यान से देखेंगे तो टंग के ऊपर क्या है? मांस के छोटे छोटे लोथड़े जैसे बने हैं टंग के ऊपर, कुछ दिखते हैं कुछ दिखते नहीं। दिखेंगे वो जो बहुत बड़े हैं, वो यहाँ यहाँ दिखेंगे। कभी भी टंग को थोड़ा जोर लगा के बाहर निकाल लो और मिरर में अपनी टंग को देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे छाले जैसे मोटे मोटे फोड़े जैसे नजर आएंगे। ये क्या है? दीज आर कॉल्ड पैपिले। Papillae, they are present all over the tongue, but you can't see them. You can only see the papillae which are larger in size. So they are the largest papillae. They are the largest and few in a number. बड़े भी हैं लेकिन इनका है तो बड़े, नंबर बड़ा कम है, सबसे कम। अब why the papillae are important? Because they contain taste buds. Papillae contain taste buds. तो आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं इनके डिफरेंट नाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं, फ्यूंजीफॉर्म होते हैं, अपने वैलेट पैपिले होते हैं, क्लियर। तो ये पैपिलों के अंदर क्या होता है? टेस्ट बड। मैं अभी जनरल बात करूंगा, तो टेस्ट बड की बात करें, वो पैपिले जो टिप पे प्रेजेंट हैं, वो स्वीट टेस्ट बड को अपने अंदर रखते हैं, स्वीट वाले टेस्ट बड यानी मीठे का एहसास। वो पैपिले जो टंग के साइडों पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वो नमकीन चीजों को टेस्ट करते हैं, यानी यहाँ पे आ गया सॉल्ट। और वो पैपिले जो थोड़ा सेंटर वाला रीजन आ गया, वो खट्टी चीजें यानी सोर चीजों को, सोर खट्टा ही होता है ना, हाँ, सोर चीजों को वो करेंगे। और जो पीछे वाले हैं ये कड़वे, ये बिटर चीजों को, कड़वी चीजों को। तभी जब हम करेला खाते हैं तो कड़वा कहाँ लगता है? गले में, ना कि इधर। इधर टच करो कड़वा नहीं लगेगा, और मीठा करेंगे तो हाँ मजा आ गया, ओके। और खट्टा खाएंगे तो चटका टंग के सेंटर से बजता है चटका, ना कि स्टार्टिंग से, है ना। तो ये देखो क्या यूनिक वे है मेरा बोलने का, चीजों को क्यों बोल रहा हूँ ऐसे में, इसलिए ताकि ये जो स्टडी है, ये जो बायोलॉजी है, ये तुम्हारे ब्लड में घुस जाए। तुम बायोलॉजिकली सोचो हर चीज को, क्लियर। डे टू डे लाइफ में अपने कॉन्सेप्ट्स को ढूंढो और कोई भी एग्जाम शान से पास करो, क्लियर। तो ये मैंने माउथ क्लियर किया। माउथ के बाद अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो माउथ की बात होगी, माउथ के पार्ट क्लियर किए। फेरेंक्स में कुछ ज्यादा नहीं है, बता दिया। फूड पाइप होगी। स्टोमक की बात मैंने की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये थोड़ा सा ग्लैंड की सेक्शन में हम करेंगे। ड्यूडेनम की बात की, ड्यूडेनम इंटेस्टाइन ग्लैंड है, और ये जो अपना पैनक्रियाज वगैरह ये जुड़ा हुआ है। तो ये वाली चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ूंगा, द पार्ट सेकंड ए बोल के, ठीक है ना। तो ऐसे ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट में क्लियर करते हैं। आज तक इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ जो भी चीज़ कुछ नहीं समझ आती है कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं इंटरेक्ट करूँ आप लोगों से। और मैं इसी तरह ये फुल बायोलॉजी को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि मैं
ज़्यादा मतलब ऑफ़लाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कुछ परेशानी है मुझे, कुछ मजबूरी है, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन्स वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैंने ये किया ताकि जितने भी पूरे हमारे इंडिया में बच्चे हैं सारे वो कनेक्ट हो सकें और मैं हिंदी का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बेस लेवल पे जाऊँ, कुछ बच्चे इंग्लिश में उनको प्रॉपर नहीं समझ आता, तो इसलिए प्लीज़ कोई भी हो मुझे कमेंट करे और मैं उसका प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा-सा एनर्जी आए चीज़ों को आगे करने की। ओके? तो लव यू डियर, बाय बाय, थैंक यू।